का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज से हम 9 बजे शुरू कर रहे हैं टक्कर, क्योंकि हम विश्व से जुड़े ऐसे बड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं आपके सामने, देश से जुड़े बड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं आपके सामने। तो एक बार फिर से तालियों के साथ बहुत अभिनंदन इन छात्रों का जो हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हैं। सबको दिखाइए। आज पूरे विश्व को अगर देखिए तो कई ऐसे युद्ध के केंद्र बने हुए हैं और ये सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन या फिर ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी वेनेजुएला में कर रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड के नाम पर वो यूरोपियन यूनियन के आमने सामने हो रहे हैं। लेकिन एक और केंद्र है जिस पर चर्चा बहुत तेज हो रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध तेज हो रही है। आखिर क्यों? ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, जहां वो खुलकर वहां के सुप्रीम लीडर अल खamenei के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ होकर किसी हद तक जाने को तैयार हैं, आक्रमण की धमकी दे रहे हैं, इन सब के बीच आज सवाल उठ रहा है कि क्या हम पूरे विश्व में एक बार फिर युद्ध के एक नए केंद्र की तरफ नजर गड़ाकर देख रहे हैं। 3 बातें आपको समझनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप वो क्या कह रहे हैं? पहले तो उन्होंने ये कहा कि ईरान में अगर विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ होता है तो हम वहां पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है एब्राहम लिंकन, वो अब अरब सागर तक पहुंच चुका है और डावोस से निकलते निकलते डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमारे युद्धपोत भी वहां पर पहुंच गए हैं, हो सकता है जरूरत ना पड़े इस्तेमाल करने की, लेकिन हम तैयार हैं। इधर अल खamenei और उनके साथ जो वहां का प्रशासन है वो भी खुली धमकी दे रहा है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप के कान के बगल से जब गोली गुजर गई थी, आपको याद होगा जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि इस बार गोली चूकेगी नहीं, यानी सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को धमकी इस वक्त ईरान की तरफ से मिल रहा है। दूसरा वो कहते हैं अगर अल खamenei के खिलाफ कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका और ईरान, अब सवाल यही है कि ट्रंप ईरान को नहीं छोड़ेंगे या ईरान ट्रंप को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका और ईरान क्या आमने सामने है? युद्ध की नौबत आ सकती है? इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, तालियों के साथ स्वागत है आपका। करगिल वॉर वेटरन है ये और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुबिंदर सचदेवा, डायरेक्टर है इंडिया अफेयर्स यूनिस्पैक के, तालियों के साथ आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिफेंस अटैचे टू रशिया है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल संजय मेस्टॉन साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, फॉर्मर डिफेंस अटैचे भी है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काबुल, अफगानिस्तान, और एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ जैदी जी ईरान पर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विभूति झा हमारे साथ जुड़ेंगे बाहर से, जो कि फॉर्मर रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट है और इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट भी हैं कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। इसी पर उनसे भी चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को अपनी जमीन के ठीक दक्षिण में देखकर ईरान को उसमें भरे बारूद की गंध महसूस होने लगी होगी। खamenei ने अपने बंकर की व्यवस्था 2 बार और चेक कर ली होगी कि कहीं किसी परिंदे के घुसने लायक जगह भी बची तो नहीं है। और अब लगता है कि अमेरिका की फौज खamenei को खोजने के लिए कमर कस चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। आप जानते हैं हमने एहतियात के तौर पर कई जहाज उस दिशा में भेजे हैं। एक बड़ा बेड़ा वहां जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी एक बड़ी सैन्य ताकत ईरान की तरफ बढ़ रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बुरा हो, लेकिन हम उन पर बहुत नजदीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei अपने विरोधियों को फांसी देना जारी रखते हैं तो ईरान पर इस बार इतना बड़ा हमला किया जाएगा कि इसके सामने पिछले साल हुआ हमला बहुत छोटा लगेगा। अमेरिका के एक बड़े न्यूज चैनल ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए एक प्रदर्शनकारी को 22 जनवरी को फांसी पर लटका दिया। मतलब साफ है कि ईरान भी अमेरिका की धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है।
यही वजह है कि खामिनेई ने ट्रंप को अपराधी तक कह दिया था और ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर खामिनेई के खिलाफ कोई भी हाथ उठा तो उसे काट दिया जाएगा और उनकी दुनिया में आग लगा दी जाएगी। एक बात साफ है कि अमेरिका ईरान की चौखट तक पहुंच गया है, लेकिन खामिनेई भी सीधे हार मानने के मूड में नहीं है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या अब ट्रंप खामिनेई को खोज निकालेंगे या जुबानी जंग ही जारी रखेंगे। आज तक ब्यूरो। मेजर सिन्हा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आखिर किस तरह से इसे भारत देखे? पहला तो ये पॉइंट हो गया, मतलब इतने सेंटर्स हैं और ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका को भी पूरी तरह से नजरअंदाज करना, डिप्लोमेटिक लड़ाई में उलझ जाना भारत के हित में नहीं हो सकता है। क्या आप एक टकराव को युद्ध में बदलते देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, और ट्रंप के जो मौजूदा तेवर है उसको कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, जय हिंद। जो आपका सवाल है कि भारत के नज़रिए से हम आज मिडिल ईस्ट को, ईरान को कैसे देखते हैं, तो ये आज की परिदृश्य नहीं है। ये आप 2023 से देखें, ये एक स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स, और इसको हम लोग कहते हैं पूरे वॉरफेयर के अंदर में आप जो बैटलफील्ड को आप डेवलप करते हैं, ये हुआ है। और मिडनाइट हैमर याद रखिए, जो पिछले साल ही जून में हुआ है, 12 दिन की लड़ाई हुई है, उसी का एक जो फेज है जो आप अभी देख रही हैं, उस फेज का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि ये टाइमिंग फिर नहीं आएगी। ये टाइमिंग 53 में क्रिएट की गई थी, जब CIA ने और MI6 जो यूके की, उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता को बदल दी थी। ये बात 79 में हुई, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ने पूरे सत्ता को बदल दिया। ऐसा लगता है आज के दिन में ये एक सिचुएशन है जिसमें हो सकता है, मगर इसके अंदर में बहुत सारे आयाम जुड़ चुके हैं, और उन आयामों में खास करके मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो इसको रोक रहे हैं। अमेरिका का पूरा कुछ कहिए कि सत्ता का परिवर्तन, मगर ऑयल एंड पेट्रोल डॉलर की जो बात होती है उसके ऊपर में। मैं एक टोक कर आपको सवाल पूछ रही हूँ, क्या अल खामेनेई का, उनको एक कट्टर लीडर के तौर पर तो देखा ही जाता है, क्या उनका हटना ईरान, इंडिया, बाकी विश्व के लिए सही रहेगा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? मेरे मानने से यस, क्योंकि जो ईरान ने गलती की है, जो इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाया है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आपने 2020 के अंदर में जब चले गए थे, उनके जो जनरल गए थे, उनको मारा गया था, उसके बाद जो 3H की बात, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये इन्होंने जो लाई है और ये जो उन्होंने पैदा किया है, इसको जाना ही होगा। नहीं गया तो ये बहुत बड़ा आपको एक चीज, और उनके हाथ में यदि न्यूक्लियर वेपन आ गई तो आप देखिए ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। चलिए विशंबर दयाल साहब, मैं आपसे अब इस पर कमेंट चाहती हूँ। क्या अमेरिका ये करे, ये ठीक होगा? मतलब एक दूसरा देश है ना, वो सत्ता परिवर्तन वहां पर करे, पहले भी कर चुका है, क्या वो एंगल सही रहेगा? और वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन उसके हाथ में आना ईरान बहुत बड़ा खतरा होगा विश्व के लिए, कट्टरवाद के बीच। पहली बात तो ये है कि ये ईरान के लोग, ईरान की जनता, ईरानियंस के डिपेंड करता है कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। ये अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता। अमेरिका ने कोई भले काम नहीं कर रखे दुनिया में कि भाई अमेरिका के हाथ में तो न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट क्लास है और बाकी किसी के हाथ पे आते ही उग्रवादी हैं। जब हमने न्यूक्लियर वो की थी तो अमेरिका ने हमारे पे भी सैंक्शंस लगाए थे ना। तो अमेरिका की या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कहीं से किसी भले आदमी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए ये मुद्दा जो है ये बहुत दिन से चल रहा है ईरान के अंदर, और असली डर किस बात का है आज के दिन अमेरिका को कि इतना भयानक, मतलब ह्यूमन राइट्स जो न्यूज एजेंसी, जो एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है, उसने इतने भयानक राइट्स करवाए हैं। मैं कल रात को जब खुला, मैं अभी बात कर रहा था, कल रात को जब खुला, मैं तेहरान में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था कि तकरीबन तेहरान में भी कम से कम 50% हाउसेज ऐसे हैं जहां लोग घायल हैं या चोट लगी है या मतलब राइट्स हुए हैं। इसको कंट्रोल कर लिया तो अब प्रेशर बना रहा है अमेरिका, क्योंकि जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर अभी तक जो अमेरिका के दाव पेच लगाने वाले लोग थे, अमेरिका ने यही सोवियत यूनियन में किया, उसको तोड़ा। अमेरिका का हक था, अमेरिका ने यही इराक में किया। एक मेथड को किसी तरह दूसरी तरह अप्लाई कर दो, कल भारत पे करेगा साहब तो क्या हमें अच्छा लगेगा?
तो किसी भी कंट्री में, वेनेजुला हुआ, ईरान हुआ, कोई भी कंट्री हुई, किसी कंट्री को, क्योंकि वो कंट्री मिलिट्री पावर है, क्योंकि वो कंट्री इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि वो कंट्री डॉलर पर कंट्रोल करता है, इसका मतलब नहीं दुनिया के हर देश की ह्यूमन लाइफ पे कंट्रोल करे। अगर ईरानियंस को खोमेनी पसंद नहीं है तो जैसे शाह को भगाया था वो अपने आप भगा देंगे। कुछ तो होंगे ना लोग जिन्होंने उसको इलेक्ट किया होगा। अगर जब ईरानियंस को लगेगा कि खोमेनी साहब की सत्ता खत्म होनी चाहिए, मेरा मानना यह है कि खोमेनी साहब को ईरानियंस भगा देंगे, क्योंकि वो भी एक जिनकी लाशें दिख रही है, विरोध प्रदर्शनकारियों को वीडियोस आ रहे हैं ईरान में, उन पर जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है। फांसी की बात पर वो पीछे हटी थी सरकार, लेकिन फिर से खबर आई है कि फांसी भी दी जा रही है, वहीं के लोग बता रहे हैं। अब इंटरनेट भी बंद है तो पता नहीं चल रहा है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं? देखिए अंजना, मैं इस प्रकार इस पूरे दृश्य को देखता हूं कि पहली बात, आपने एक सवाल किया था कि भारत का क्या वहां पर इंटरेस्ट हो सकता है। हमारे स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हमें क्लियर होने चाहिए। भारत के मिडिल ईस्ट में, आपका ओपनिंग रिमार्क मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये एक सेंसिटिव इलाका है भारत के लिए। मिडिल ईस्ट में हमारे एक तो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है, नंबर 1 एनर्जी रिसोर्सेज, बेसिकली ऑयल। नंबर 2, इंडियन डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में बहुत फैला हुआ है, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कई देशों में फैला हुआ है। उनकी कंसर्न, उनकी सेफ्टी, उनका वेलफेयर। नंबर 3 है जो आपकी शिपिंग लेन्स। आज ये ईरान में जो भी हो रहा है, हुती रिबेल्स वगैरह, इन्होंने पूरी इंडियन शिपिंग लेन्स को और सब कुछ शिपिंग लेन्स को बर्बाद करके रखा है। नंबर 4 है कि क्या नाम है, आपके जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड विद मिडिल ईस्ट, वो भी हमारा इफेक्ट हो रहा है। और आपको पता है रेड सी को जिस प्रकार हुतीज ने ब्लॉक किया है, काफी उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर 4, ईरान ने फिलहाल अभी भी आज हमारे 16 ये क्या नाम है, जो नेवी के लोग हैं, मर्चेंट नेवी के जो शिप्स में थे, उनको घेरा हुआ है, उनको कब्जे में रखा हुआ है। इंडियन एम्बेसडर से मेरी बात हुई थी, अभी तक उनको कंसुलेट एक्सेस नहीं दिया है। ईरान को कोई अधिकार नहीं है इंडियन सेलर्स को पकड़ के रखना। इससे पहले 24 में भी किया था, और पिछले 3-4 साल में उन्होंने कई शिप्स को इंडियन सेलर्स को पकड़ा है जो दूसरी फॉरेन शिप्स में डिप्लॉयड है। और लास्ट और नॉट द लीस्ट, इंडिया के लिए आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपना ट्रेड यूरोप के साथ खोलना चाहता है, इसीलिए हमने आईमेक कॉरिडोर की स्थापना की थी, जो आपके यूएई से, सऊदी अरेबिया से, जॉर्डन से, इजराइल के जरिए, हाइफा के थ्रू, और फिर जाके ग्रीस या स्पेन या जहां पर भी फ्रांस में जाएगा। ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ट्रेड। तो हमें खड़े किधर होना चाहिए? तो हमें खड़ा होना चाहिए। देखिए साफ है कि पहली बात, आज की तारीख में जैसे जनरल सिन्हा ने भी बोला था, क्या ये खोमैनी भारत के हित में है? मेरे को नहीं लगता। छाबर पोर्ट आप देखिए, छाबर पोर्ट पे जो हमने एग्रीमेंट किया था, मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है, तब इंडिया ने प्लेज किया था $220 बिलियन। आज हमने $120 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और आज हमें वहां से बोला जा रहा है कि आप इसको चला नहीं सकते, वहां जो रेलवे लाइन बनाना है उसको मना कर दिया, थोड़ा सा इलाका दे रहे। तो साफ जाहिर है, और ईरान आज हमारे अगेंस्ट क्यों है? और जब मैं ईरान बोलता हूं, मैं ईरान की जनता नहीं बोल रहा हूं, ईरान की जनता भारत के साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईरानियंस जो ये 79 रेवोल्यूशन के बाद आए थे, इतने भारत में थे, वो इंडियन का फ्रेंड है। लेकिन जो हुकूमत है उसके खिलाफ आज उनकी जनता भी खड़ी हो रखी है, और कितने रेवोल्यूशंस और प्रोटेस्ट हो चुके हैं। और क्योंकि ईरान की हुकूमत को पता है कि हम इजराइल के साथ है, इसीलिए वो ये प्रेशर मार रहे हैं, ये हमारे सेलर्स वगैरह को अरेस्ट कर रहे हैं, और उनको स्मगलिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं। यहाँ हमें इंडियन मीडिया को, मेरे ख्याल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर लगाना चाहिए ईरानियन एम्बेसी के ऊपर, जो इंडिया बेस्ड है, कि कैसे ये हमारे लोगों को पकड़ते जा रहे हैं। और आपको पता है मीडिया में इसका काफी हाईलाइट हुआ था। ऐसे में जैदी साहब, जो मनमानी ईरान कर रहा है वो कैसे कंट्रोल में आएगा? और क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अगर उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, वीडियोस ही नहीं आ रही थी बाहर में, और फिर कुछ ऐसे लोग सामने आने लगे जो खमैनी की जय जय कर रहे थे? देखिए अन्ना जी, हर देश में किसी न किसी मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ईरान में भी प्रोटेस्ट हमेशा हुए हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ये जो प्रोटेस्ट हैं, शुरू में प्रोटेस्ट ज़रूर थे, लेकिन बाद में ये रॉयट्स की शक्ल में वहाँ पे हो गए, और बाहर का जो सपोर्ट उन रॉयटर्स को मिला। बाहर कौन है? बाहर अमेरिका है, तो दूसरे लोग हैं। अमेरिका का जो सपोर्ट डायरेक्टली मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उनका सपोर्ट किया, जो लोग राइट कर रहे थे उन्होंने असलहा हाथों में लिया, और वो ईरान की जनता के ऊपर, अवाम के ऊपर फायरिंग की, और उसमें बहुत सारी मौतें हुई हैं जो आप जानती हैं। अच्छा, खुद ही अपने पे गोली चलाई? नहीं, अवाम के ऊपर गोली चलाई है। चंद एक लोग थे। ईरान की सेना ने ना? ईरान की सेना ने नहीं। पुलिस? शुरू में ईरान की सेना बिल्कुल भी मैदान में नहीं थी, उन्होंने फ्री हैंड दिया है।
प्रोटेस्टर को, लेकिन जब ये रॉयट में बदला है, बाद में जब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, तो आज वहाँ पे नेट भी खुला हुआ है, सब हर तरीके से बात भी हो रही है, वीडियोस भी आ रही हैं, किस तरह से क्रूरता के साथ मस्जिदों को, इमाम बाड़ों को और वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, इन रॉयटर के द्वारा उनको जलाया गया है। उसकी तस्वीर आज हम देख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है ईरान में। क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे। मस्जिद की बात आपने बता दी, क्या वहां की पुलिस ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जो तो मुझे वो लाशें जो पड़ी रिपोर्ट्स हुई हैं, हैं वो किसकी हैं? वो लाशें आवाम की भी हैं, उसके अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स किसने हैं मारा उनके आवाम भी को? हैं। आवाम को जो रॉयटर्स थे ज्यादातर उन्होंने मारा है। अच्छा, रॉयटर्स ने ही, जो राइट करने वाले थे उन्होंने जनता को ही मार दिया? जनता रॉयटर्स की शक्ल में नहीं थी, जनता रॉयट्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ राइटर्स आए उसमें राइट करने वाले, जी जी जी, और उन्होंने आवाम पर गोलियां चला दी? जी, आवाम में गोलियां चलाई। इस तरह आप की सुन रहे हैं वीडियोस अपने आप मौजूद को? हैं, दहशतगर्दी अगर हुई है। दोनों ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक दूसरे पे क्यों गोली चलाएंगे? नहीं, देखिए जनता अलग चीज है। जनता बहुत बड़ा एक ऐसा 95% लोग आज ही ऐसे हैं खबर जो आई है कि आज ही खबर आई है कि ईरान के एक व्यक्ति को फांसी दी गई है। जैदी साहब, आप उससे भी इनकार करेंगे? नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ करिए। अगर फांसी दी गई है तो कोई अगर नहीं, हम बता रहे हैं आपको फांसी कोई उसका दी गई है। क्राइटेरिया तो होगा ना। देखिए ईरान के खिलाफ 79 के बाद जो अमेरिका ने षड्यंत्र रचे हैं, उसके ऊपर जो युद्ध थोपे हैं, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा है हिजबुल्लाह, हुती, उस पर भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिएगा। एक प्रतिरोध मोर्चा है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। अमेरिका के खिलाफ ईरान इस क्षेत्र में खड़ा हुआ तो है। आपकी बात अगर मैं सही समझी हूं तो ये हिजबुल्लाह, हुती सबको वो सपोर्ट करता है ईरान? बिल्कुल करता है, बिल्कुल वहां पर करता है। आपस में ही गोली चला रहे हैं लोग? आपस में नहीं, कुछ रॉयटर्स हैं जिनके हाथ में असला है, जो असला अमेरिका के द्वारा इन रॉयटर्स के हाथ में आया है। अमेरिकी वहां पर आए हैं, उनको असलहा दिया है, इसलिए वो आपस में गोली चला रहे हैं। अमेरिकी नहीं, वहीं के कुछ एजेंट्स हैं जिनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा। देखिए मैडम, मसला रॉयटर्स का नहीं है, फांसी का नहीं है, ईरान को झुकाने की बात है। एक ऐसा लीडर जो पिछले आधी सदी से अमेरिका के सामने नहीं झुकता, नहीं डरता, नहीं घबराता, मौत से भी नहीं डरता, उसको झुकाने का सवाल है। अपनी जनता के आगे तो बिल्कुल झुक रहे हैं, बिल्कुल झुके हुए हैं। उन्होंने कंट्रोल किया है, उनकी बातों को सुना है, सुना जा रहा है, इसीलिए कंट्रोल भी हुए हैं सारी चीजें। देखिए, ये नहीं है कि पुलिस ने फायर नहीं की, मैं इनसे सहमत नहीं इस बात पे कि ऐसा नहीं है उनकी पुलिस ने फायर नहीं की। आखिर इनके अपने सोर्सेज होंगे, मैं टीवी पे ऐसे नहीं बोल सकता सोर्सेज के बारे में, लेकिन हाँ, जब रॉयटर्स ने जब फायरिंग स्टार्ट किया तो उनकी पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें लोग हताहत हुए। कहीं भी 15,000 लोग ऐसे थोड़ी मर जाते हैं, कहीं भी मतलब 1 लाख 1.5 लाख आदमी जो आज के 15,000 मरे हैं। 15,000 के मरने पे तो लड़ाई चल रही है पूरी। 15,000 नहीं मरे, ये रिपोर्ट। 10,000 तो देखिए भाई साहब, 10,000 तो अगर आप वहां के थोड़े बहुत, अब कल से ही खुला है, रात से ही खुला है, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका जो 2100 लोगों के मरने की खबर है। और सुनिए मैम, एक चीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए ये जनता, इन्होंने रिवोल्यूशन किया, इन्होंने खामनेई को पसंद किया। खामनेई की जो निडरता है, उनका जो इस प्रतिरोध मोर्चे का सपोर्ट है, और उनकी जो अमेरिका के खिलाफ जो गुंडागर्दी है इस क्षेत्र में, उसके खिलाफ खड़े हैं। रॉयल्टी पुलिस है जो मॉरल्स को वो नहीं है, इंप्लीमेंट करती है, वो अब नहीं खत्म हो गई, नहीं है। आई डोंट नो, फेयर ना होगी। सी कमिंग क्विकली, जो अभी तक वेरीफाइड डेटा है, शायद यूएन का करीब 4,000 लोग मारे गए हैं, ज्यादा होंगे शायद, करीब 25 से 26,000 अरेस्ट किए गए हैं। ईरान की अपनी रिसोर्सेज ये कह रहे हैं कि 3100 कुछ लोग ठीक है, फेयर एनफ। आई मीन जो हमें पता है, रविंदर जी, यूएन एग्जिस्ट भी करता है क्या? नहीं, जो भी है मैं इसलिए पूछ रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्ट करता है। I agree. डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में जाते हैं, Yes. उनके राष्ट्रपति को उठा के ले आते हैं और उस सुनवाई हो रही है उनके देश में। यूएन कहाँ है? कुछ ह्यूमन राइट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आंकड़ा निकल कर रहा है करीब 4 से 5,000 लोग मारे गए हैं इन एजिटेशंस में। जहां तक बात है, देखिए खामनेई की जो रेजीम है और इनकी जो सबसे बड़ी पावर है, मिलिट्री पावर जो इनके आसपास जो है, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड है। रेवोल्यूशनरी गार्ड जो बना है वो केवल रेजीम और रेवोल्यूशन को बचाने के लिए बना है। ईरान की अपनी अलग आर्मी भी थी, बट जब 79 का रेवोल्यूशन हुआ, खोमेनी आए, तो उन्होंने अपने आसपास एक अपना प्राइवेट कहें उस समय, या एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जो कि आज की तारीख में करीब 1.5 लाख का है। उसकी प्राइमरी ड्यूटी है खामेनी को बचाना। 1.5 लाख लोग 1.5 लाख खाली उनकी सुरक्षा करते हैं? नहीं, सुरक्षा नहीं, सुरक्षा से ज्यादा ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना रेवोल्यूशन। जो आप बता रहे हैं, हमस, हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया में, इराक में जो नेटवर्क्स हैं,
उन सब को जो रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने की बात हुई उसके द्वारा किया जाता है। और देश के अंदर IRGC अपनी अवाम के खिलाफ, अगर उसे लगता है कि ये रजीम के खिलाफ जा रहे हैं, इस्लामिक रजीम, सरकार अलग है बट आयतुल्ला के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपकी सीक्रेट पुलिस है, किडनैपिंग्स है, ये सब है वहां पे। इसके ऊपर जो हिजाब है उसके लिए आपकी मोरालिटी पुलिस है, और कई और चीजों को कि भी कैसे बिहेव करना चाहिए वुमेन को। तो ये तो पूरा इकोसिस्टम है वहां पे। अब यस क्वेश्चन है कि कोई दूसरा देश एक देश की सॉवरेनिटी पे अटैक करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की तारीख में, नो डाउट। एक क्विक अनदर पॉइंट, केवल अमेरिका ही नहीं, ये जो है इसमें ऑब्वियसली इजराइल भी बहुत इक्वली इंटरेस्टेड है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी भयानक है। ये एक दूसरे को कहते हैं हम इसको सिविलाइजेशन को मिटा देंगे। ईरान इजराइल को कहता है, और इसीलिए इसका जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है अमेरिका रोकना चाहता है और इजराइल रोकना चाहते हैं। तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं, और सैंक्शंस लगे हुए। सैंक्शंस इतने बुरे लग गए हैं कि वहां की इकोनॉमी त्रस्त हो गई है। तो जो लोग सड़कों पे आए, ये इकोनॉमिक कारण भी आए। अब उनके साथ यस कुछ एजेंट्स आप कहें वो भी जुड़ गए, तो उन्होंने ज्यादा थोड़ा मामला बढ़ा दिया। बट ओवरऑल देश के अंदर लोगों में, अवाम में खुद इस रेजिम को बदलना, कुछ चेंज चाहिए। वहां कोई चेंज की उन्हें होप नहीं दिखती। ये एक बहुत बड़ा कारण है इन सब। सिन्हा साहब कैसे होगा ये, मतलब क्योंकि जो पॉइंट विशंबर दयाल जी कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आज वेनेजुएला, कल ईरान, फिर तीसरा देश भी तो हो सकता है ट्रंप की नजर में। और आप लोगों को सवाल पूछना हो हाथ उठाइए, ठीक है? अंजना दी, मैंने कहा था सूत्रधार कौन है? सूत्रधार तो अमेरिका ही रहा है। 1953 में उसने खुलेआम किया और आज भी वो है, तो कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता। मगर आज के दिन में जो 79 के बाद जो चीजें हुई हैं ईरान के अंदर में, उसको आप कैसे सही? आसा अमीनी की जो केस आपने बात की, जो महिलाओं की, 9 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर, यदि आधा भी वहां महिलाएं हैं और वो उनके साथ में है, ये क्या बदलना चाहते हैं? वो बदलना चाहते हैं अयतुल्लाह अल खमेनी की सरकार को नहीं, फजिस्कियान और उनकी बेटी भी वहां पर मिनिस्टर रही हैं। उनका इतना पकड़ है महिलाओं के बीच में, क्यों नहीं आ सकता? ये अमेरिका जो कर रहा है उसको कहीं आप सही नहीं कहेंगे। किसी ने कहा इजराइल के साथ उनकी 79 में के पहले इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी चीज खुली थी। आज भारत हमने 2016 में ही ऑयल लेना खत्म कर दिया। नहीं लेते हम ऑयल से, क्यों हम मान गए? और आज हम कहेंगे, ये देखिए जो चीजें वहां पर हैं, जो लोग कर रहे थे, खासकर रशिया की पकड़ दी वहां खत्म हुई। क्योंकि ये केवल वहां ये बात नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में सिया सुन्नी की लड़ाई है। ये समझना बहुत जरूरी है। जितने भी ये वहां पर क्या है, जो ईरान आए थे वो क्या थे? वो मोनार्की थे, और अमेरिका मोनार्की चाहता है, उसके तेल को चाहता है। आज अमेरिकन कंपनी वहां जाना चाहती है कि केवल आप चेंज कर दो रिजीम को, हम जाएंगे, क्योंकि वो 3 टाइम्स मोर प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल वेनेजुएला से ज्यादा। केवल अमेरिका का पूरा अमेरिका छोड़ के भाग गया था यहां से। उसकी अबव द उसको कहते हैं अबव द होराइजन स्ट्रेटजी। 1 मिनट मैं बताता हूं, सुन लीजिए ना, जल्दी। अबव द होराइजन स्ट्रेटजी लेकर आया था 2016 में यही डोनाल्ड ट्रंप, कि हमें नहीं रहना है यहां से। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को हटा दिया था, जो सेंटकॉम है उसको भी टोन डाउन कर दिया था। मगर आज वहां पर चले गए हैं, क्योंकि उनको यह पता चल गया है कि ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, जल्दी से आप रिबटल दे रहे थे, जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि 79 में भी पब्लिक ने उनको भगाया था, वहां रेवोल्यूशन किया था, और आज भी जनता अपने लीडर के साथ खड़ी हुई है। जहां तक हिजाब का मामला है, हिजाब के मामले में वहां पे 98 और 99 तक % लोग हिजाब चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको आजादी है, वो बेहिजाब भी घूमते हैं। कहीं आजादी है क्या होता है? आजादी हर आजादी देने वाले आप होते कौन है? मैं नहीं आजादी दे रहा हूं। मतलब कोई भी नेता आजादी देने वाला कौन होता है साहब? बिल्कुल आजादी आप खुले में घूमिए, बाकी सब हर तरीके की आजादी मैंने वहां की सड़कों में देखी है। एक छोटी बात देखिए, हमें मंजूर है बांग्लादेश में ISI और जो CIA ने किया है, हमें मंजूर है। अगर आपको बांग्लादेश में मंजूर नहीं है तो साहब ईरान में क्यों मंजूर है?
क्या पता कि ईरान हमारा दोस्त है नहीं? कैसे कहते हो हमारा दोस्त नहीं है? ईरानियन लोग हमारे साथ हैं। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारे से दुश्मनी चाइना की है। और आप साहब, अमेरिका जो कर रहा है ईरान के अंदर, अमेरिका और जो इजराइल कर रहा है ईरान के अंदर, वो बिल्कुल गलत है और ऐसा दुनिया को रोकना चाहिए। हमारे से क्यों नहीं ट्रेड करने दे रहा ईरान के साथ ऑयल का? हमसे सबसे सस्ता, सबसे नजदीक ऑयल है ईरान का, खुली आम। 71 वॉर में खुले दिया इराक ने हमें ऑयल। तो साहब, ये जो अमेरिका की हेजमनी है, ये बंद करो, क्योंकि ये दुनिया को यही तबाह कर रही है। पिछले 70 साल से इसने दूसरे किस्म की गुलामी और कॉलोनिज्म कर रखा है। ये मेरा मानना है। ठीक है, एक सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ, मेरा सवाल जैदी साहब से है कि जहां पर जो हिजबुल्लाह है, जहां जिसका सपोर्ट हमास को जाता है, आखिरकार वहां पर राज्य प्रायोजित, जो राज्य के द्वारा प्रायोजित है इस्लामिक जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत हमें क्यों है? नहीं, हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ईरान की बात कर रहा हूँ। ईरान एक प्रतिरोध मोर्चा है अमेरिका के खिलाफ जो उस पूरे रीजन के अंदर है। ईरान उसको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है। और देखिए, अमेरिका जिस तरह से वहाँ पे दूसरे देशों को गुलाम बना रहा है, अरब देशों को, ईरान उसकी मुखालफत में खड़ा है। और वो अलाइज उसके, वो ग्रुप्स जो अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ अपने देशों में, अपने ममालिक में अपनी कौम को बचाना चाहते हैं उसकी उस हेजमनी से, उसके उस इंपीरियल सिस्टम से, इंपीरियलिस्ट पावर से, तो वो उसके खिलाफ वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल है। देखिए, जब हम उनके संदर्भ में देखेंगे, यानी अगर हिजबुल्लाह अपनी जमीन को बचा रही है लेबनान में, तो हम कौन होते हैं उसको दहशतगर्द कहने वाले? जब हमास अपनी जमीन को, गज्जा को बचाने के लिए वहां पे लड़ रही है, तो हम कौन होते हैं कि ये टेररिस्ट हैं? हम हर चीज को अमेरिका की नजर से नहीं देख सकते। हम आजाद देश हैं, हमारी पॉलिसी आजाद रहनी चाहिए। आजाद पॉलिसी के तहत हम देखेंगे जो ग्रुप हमारे हक में, जो मुल्क हमारे आज इन्होंने हिजबुल्लाह, हुती सबको स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया है। बिल्कुल, वो अपने देश के लिए हैं। ये अमेरिका नहीं हो सकता ये तय करने वाला कि वो दहशतगर्द है, वो सही है। हमास, सुनिए हमास, देखिए, हमारे देश की जो भी पॉलिसी है, मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ, मैं उसको कंडम नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका कौन होता है? हर चीज को हम ये देखें कि अमेरिकी चश्मे से देखें। हम कौन होते हैं कि हर चीज को जिसको टेररिस्ट मार रहे हैं, टेररिस्ट। शायद कुछ स्पोक्स पर्सन इस बात की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो कितना बड़ा, वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके जितनी प्रॉक्सी जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, अगर वो उनको न्यूक्लियर वेपन दे देगा तो बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। दूसरी बात, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर एक मिनट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मॉरली क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मैं इंडिया की तरफ से बात करूंगा। हमारे बेनिफिट में ये होगा कि वहां रेजिम चेंज हो, उनके ऊपर से सैंक्शंस हटे, और जैसे उधर सेक्युलर रेजिम आएगी तो हमारा ट्रेड उनके साथ आसान होगा। वो ऑयल अपना इंडिया से, वैसे भी उनका सी बॉर्डर पास पड़ता है, तो हमें ऑयल वैसे भी सस्ते में मिल पाएगा और इंडिया में ही ऑयल प्राइस फिर कम होंगे। हम देखिए, ईरान से सब ऑयल हम खरीद रहे थे, ये अमेरिका के प्रेशर में आके हमने रोका है। ईरान की रेजिम ने ऑयल को नहीं रोका है, अमेरिकन प्रेशर में आके हमने खुद अपने उस ऑयल इंपोर्ट को खत्म किया है। मैं कहता हूं, जब तक अमेरिका की गुंडागर्दी, अमेरिका की सुपरमेसी रहेगी, हम जैसे देशों को, दूसरे देशों को वो गुलाम बनाता रहेगा। अमेरिका की सुपरमेसी खत्म होना जरूरी है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि नेता चुनना हो तो जनता, और अगर इस देश के आपसी मामले में जनता क्यों पिसती है? जनता की क्या गलती है इसमें? बिल्कुल, जनता को नहीं पिसना चाहिए। विरोध ना करे जनता, अगर नहीं, विरोध कर रही है, उनके विरोध को सुना जा रहा है। सर, 1965 और 1971 में ईरान ने मिलिट्री एड्स प्रोवाइड किए थे पाकिस्तान को। 1990 से वो हमास को एम्यूनेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से 2023 में उन लोगों ने हमला भी किया, मैसेकर के पैलेस्टीन में बोलो। बट द थिंग इज, अगर वो हमला कर रहा है ओपनली ऑन इजराइल लाइक पाकिस्तान इज डूइंग इंडिया, देन इजंट इट अ टेररिस्ट नेशन? देखिए, पहली बात तो ये कह दूं कि हमारे पाकिस्तान के मामले में ईरान से बहुत अच्छे संबंध हैं। हिंदुस्तान और ईरान आपस में बहुत सारे स्ट्रेटेजिकली गोल्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अचीव कर चुके हैं और कर रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती कभी नहीं रही है, हिंदुस्तान और ईरान की दोस्ती। हमारा पोर्ट ग्वादर में तो नहीं था ना, इसी रिजीम ने हमें छबार में पोर्ट बनाने को दिया था। अब उस पे डिफरेंसेस आगे, वो अलग बात है। हमारे और ईरान के जो रिलेशंस हैं, उन्हें हमें अपने ढंग से सुधारना पड़ेगा। उनको अमेरिका क्यों आए? चाबहार पोर्ट को लेकर क्या वजह है, आप ही बताइए। देखिए, मैं बताऊं, शुरू में ईरानियंस की जो हमारी कंपनीज थी, उनके और जो ईरानियन पार्टनर्स थे, उनके अंदर जो रोड कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज थी, उनके अंदर जो डिफरेंसेस आए, वहां से डिफरेंसेस आते चले गए। और ये कंपनीज पावरफुल है वहां पे, इसमें कोई शक की बात और नहीं। मैडम, आज भी ईरान चाबहार से किसी को, यानी हमारे देश को निकाल नहीं रहा है।
ये हम लोग हैं जो वो जो सेकेंडरी सेक्शन का बहाना लेके आए हैं वहां से। नहीं, एक और चाबार में क्योंकि प्रॉब्लम ये रही है कि हमारे को बड़ी बड़ी इक्विपमेंट चाहिए, क्रेन्स बड़ी बड़ी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड ऑल, और वो मशीनरीज हैं ज्यादातर जर्मनी बेल्जियम के पास, वो हम ले नहीं सक रहे हमारी इंडियन कंपनी, क्योंकि सैंक्शंस में वो देती नहीं है, तो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट गॉट डिलेड, अनदर रीजन। जैसा कि सर कह रहे थे कि भारत जो है अभी न्यूट्रल स्टैंड रखता है, परंतु मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पीओजेके में जो हमास के लीडर्स हैं वो भारत के खिलाफ जहर फैलाते हुए पाए गए थे। 5 फरवरी 2025 को एक क्लिप आई थी जिसमें कि हमास के लीडर पीओके में भारतीय सेना और भारतीय सरकार के खिलाफ जहर घोल रहे थे, परंतु दूसरी तरफ जो ईरान के जो रेजिम है जो अभी वो भारत के सपोर्ट में, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ उन्होंने भारत का काफ़ी समर्थन करा है, और दूसरी ही ओर भारत का वहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट चल रहा है चाबहार में। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा एक सवाल, जैसा कि आपने देखा कि हमारे सरकार का स्टैंड क्या रहना चाहिए, और हम जो स्ट्रैटेजिक जो ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। हमास के साथ अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस आतंकी कर रहे हैं पीओके में, तो हम जान बचाएं अपनी या पोर्ट बचाएं? सीधा सवाल है। देखिए, जहां तक हमास और पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो, उनकी जो कोई भी एग्रीमेंट है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फोर्स है। जो एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट था जिसमें अमेरिका आपके साथ था, हमास कुछ कर रहा है, इजराइल में कुछ हो रहा है, ईरान में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में, अरे भाई अफगानिस्तान तो कल तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था और अलकायदा ने भर भर के यहाँ भेजे ना अपने कश्मीर में, J&K में। ये साहब पूछो, ये हमारे इन्फेंट्री के इतने काबिल 2 अफसर हैं अफगानिस्तान से, दुनिया भर के अलकायदा 90s में आए। ये चेंजिंग शिफ्टिंग वर्ल्ड है। इंडिया जो है इस टाइम पे बहुत एक बैलेंस्ड अप्रोच रखे हुए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अनसर्टन वर्ल्ड है, अनस्टेबिलिटी का वर्ल्ड है। एक हमास के एक धड़े पर नहीं जा सकते, उससे आप एक कंट्री के साथ रिलेशन नहीं। अगर पाकिस्तान को स्क्वीज करना है तो आपको ईरान में कुछ लोग चाहिएंगे ना दोस्ती के लिए। क्या बात करते हो, एक सिर्फ हमास के ऊपर मत जाओ। हमास को सॉर्ट आउट करने के लिए इजराइल ने बहुत जोर लगा रखा है। ठीक है जनरल मिस्टर, मेरा सवाल आपसे एकदम पलट के है, और वो ये है कि अमेरिका जिस देश में, अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, जिस देश में, और एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट ने पहले ही कहा था कि दुश्मन के लिए तो बुरी खबर है ही अमेरिका, लेकिन जो दोस्त है उसके लिए उससे भी ज्यादा बुरी खबर है, मच वर्स न्यूज फॉर अ फ्रेंड। अब ये अमेरिका जिस देश में घुसता है, ऐसे एक वक्त पर इराक सद्दाम हुसैन, और फिर सद्दाम हुसैन को किस तरह से फांसी दी वो देखा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आज तक दुनिया को बता नहीं पाया अमेरिका की कौन से WMD के पीछे पड़ा था। जिस देश में एंट्री मारता, अफगानिस्तान की आज देखिए क्या हालत हुई है, तालिबान के हवाले करके चल दिया। तो अमेरिका का हस्तक्षेप किसी भी देश में अस्थिरता और मेहम के अलावा कुछ नहीं लाता है, इतिहास इसका गवाह है। उस एंगल से देखें तो बिल्कुल अंजना, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, जहां पर भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, जनरली उसको खुद नुकसान हुआ है और वहां की उस देश को भी नुकसान हुआ है। लीबिया आप देख लिए, इराक को देख लिए, हर जगह देख लिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत के हित में क्या है, क्योंकि आखिरी में मेन सवाल तो यही है। देखिए, मेरे को लगता है कि पहली बात ये यहाँ का सबको पता होना चाहिए कि कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं कि आर्मी नहीं, IRGC, आर्मी उनकी अलग है, लेकिन आर्मी को रेलीगेट करके रखा हुआ बैकग्राउंड में। IRGC वो लॉयलिस्ट हैं जो बेसिकली खमेनी की तरफ है, और जैसे इन्होंने बताया 1.5 लाख की उनकी तकरीबन फोर्स है। उनका काम क्या है? दुनिया में आतंकवाद फैलाना, हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह, सब जगह उन्होंने किया है। दूसरा बात, आप देखिए ये जितना भी ये ईरान कर रहा है, कोई भी आप पड़ोसी देश बताइए ईरान का, मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई ईरान के साथ आज खड़ा हुआ है? किसी भी लिहाज से एक भी नहीं खड़ा हुआ है। उसके कई कारण है, क्योंकि उस मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने का, इंस्टेबिलिटी लाने का कारण है ईरान, और वहां पर उसने इजराइल का, देखिए इजराइल और वो एग्जिस्ट कर रहे थे, आपको बिल्कुल पता है 1979 से पहले उनके अच्छे रिलेशन थे। खराब किसने किए? खमेनी ने। क्या बोल के कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से हम मिटा देंगे, इनको हक नहीं है जीने का। अगर ये आपकी वो है, और उनके इर्द गिर्द आपने हुती, हमास सब भेज दिए, तो पूरे रीजन में मिडिल ईस्ट स्थिरता तो वो लेके आ रहे हैं, अनस्टेबिलिटी वो लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है आज ये आ गया है, और वहां के जो लोग हैं, लोग प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं? ये जो 1979 रेवोल्यूशन हुआ है, 15 दिन के बाद वहां की लेडीज खड़ी हो गई थी कि उनको जब हिजाब फोर्स कर दिया था। 1979 से लेट 1990s तक चला है, उसके बाद 2000 में फिर शुरू हुआ।
आप उनका इतिहास देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट है प्रॉपर कि हर तकरीबन 1-2 साल में रेवोल्यूशन हुए। क्यों हुए? वहां के लोगों को चाहिए बेसिक, क्या चाहिए उनको? पॉलिटिकल, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, ये मिलिट्री शासन, ये जो हुकूमत है वो नहीं चाहिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट चाहिए। आप इनसे यहाँ सवाल कर रहे थे, सबको आज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट चाहिए और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट चाहिए। वहां लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। IRGC जो है जिसको मर्जी मार दिया, आपको पता है वहां लोगों के सिर पे गोलियां मारी गई हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अब अमेरिका उसको गलत तरीके से अगर वो डिसलॉज करता है वो गलत है। मेरे को लगता है वहां की जनता को देखिए थोड़ा तो बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा था, यही प्रॉब्लम हो रहा था। भारत ने क्या किया था? इंडियन आर्मी ने क्या किया था? हमने इंटरवेंशन किया था, मिलिट्री इंटरवेंशन, कई बार अपने नेशनल इंटरेस्ट में। और इजराइल को, सॉरी अमेरिका को तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट आता है तो भारत भी अपने तरीके से, इजराइल भी बैठा है, कुछ किया जा सकता है। ये सत्ता उनके लिए, हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। और अगर कल ठीक हो जाता है, लाएगी परिवर्तन तो जनता ही लाएगी, लेकिन अगर अमेरिका सहयोग कर देता है क्या दिक्कत है? मैं 5 सेकंड, देखिए बार बार हाउतीज का नाम आ रहा है। मैं आपको एक बताऊं, साउथ हाउदीज जो रेबल ग्रुप है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएई का प्रेसिडेंट तो कराया था भाई। हम तो उनसे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हमारी ट्रेड रिलेशनशिप $200 बिलियन की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनली दुनिया अपने उसके लिए क्या कर रही है? बिकॉज यूएई जो है उनको सपोर्ट करता है, बिकॉज उनके खिलाफ है सऊदी अरेबिया। तो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स जो कंट्रीज की है, भारत को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ और पूछा, भारत मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब मुझे बताइए, कौन सा जो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हमने किया उस वक्त, अगर सहायता से वहीं के लोग अपटर्न करते हैं सरकार को, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं सर ने बोला कि ईरान की जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी नहीं बनती, उनसे भी ईरान यानी वजह है वहां की जो स्थिरता है उसको नहीं आने देता। देखिए, ईरान अपने पड़ोसी देशों की तरह अमेरिका के सामने सजदा नहीं करता, वो सरेंडर नहीं किया आज तक। यही वजह है कि जितने भी देश हैं आसपास के, वो अमेरिका के मफादात के लिए अमेरिका की जितनी भी क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी है उसको बर्दाश्त करते हैं। ईरान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जहां तक इस रजीम का सवाल पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के बीच में कौन खड़ा है? ईरान खड़ा है, आर्मेनिया खड़ा है। अगर आपका कोई साथी बन सकता है तो वही बन सकता है। देखिए, जो बात हो रही है हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली सच्चाई है, अयतुल्लाह अल खमेनी 86 ईयर्स के हो चुके हैं। उनका कोई सक्सेसर का अता पता नहीं है। वहां जिस्कियान साहब हैं, वो मॉडरेटर हैं, जनता उनको बहुत मानती है। उनकी बेटी का 80% लोग, और वो मिनिस्टर हैं, कोई नाम नहीं जानता फजकियान साहब की बेटी का। आसा अमीनी के समय भी वो खड़ी हुई थी अगेंस्ट। तो वहां की जनता ये चाहती है कि ठीक है, अयतुल्लाह अल खमेनी इज अ डिफरेंट फैक्टर, उसको आज तक कोई जिंदा रखा है तो उसको रशिया ने रखा है। देख सुनिए, बात यह है कि उन्होंने जो गलत काम किया है, जो ये लाए हैं ना, जो ये टेररिज्म, हुती, हमास, हिजबुल्लाह, ये तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ईरान के लिए बहुत बड़ा मौका है। अमेरिका का इंटरवीन नहीं होगा, क्योंकि IRGC, कुड फोर्सेस, बासित फोर्सेस, ये यदि आप इसको कंपेयर करेंगे कि नहीं ये लेबनान है, ये यमन है, ये अमन नहीं है, ये ईरान है, इसको समझिए, क्योंकि यही रियलिटी है, यही होगा। अमेरिका अभी तक घुस जाता, अमेरिका नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आयतुल्लाह खामनेई ईरान चाहिए के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको पॉलिटिकल लाइन से क्या कौन सा स्पिरिचुअल लीडर है वो? स्पिरिचुअल लीडर हमास, हुती, हिजबुल्लाह नहीं, उनके लिए नहीं। मैं कह रहा हूं, देखिए, एक बहुत बड़ा समाज हमारे देश में भी पाया जाता है, हिजबुल्लाह की बात करते हैं, वो शिया समाज पाया जाता है जिनकी आस्थाएं उनके ऊपर हैं। इसलिए आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर उस तरह के इल्जामात लगाने जिस तरह के नहीं है। देखिए, एक्चुअल में पोजीशन ईरान की है। कॉन्ट्रडिक्टरी लाइंस दे रहे हैं, आप ही को कोट कर रही हूं, आई एम कोटिंग यू जी। आपने कहा खामेनेई एक स्पिरिचुअल लीडर है जी, आपने कहा ईरान समर्थन करता है हिजबुल्लाह हुती हमास का। बिल्कुल करता है। स्पिरिचुअल लीडर हिजबुल्लाह हमास हुती चला रहा है। अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले हर ग्रुप का जो अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सम्मान के लिए जिस देश में लड़ता है, ईरान इससे तो डील करना है। जनरल मिस्टर, जल्दी से एक कमेंट। और क्या ट्रंप, देखिए, ट्रंप के लिए फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले टैको वर्ड यूज किया था, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट।
मतलब कहते तो खूब है, धमकी भी देते हैं, उधर उनका युद्धपोत भी पहुंच गया है, फिर उनका बस की नहीं है कुछ करना। हाँ? ईरान के साथ वो कुछ नहीं कर पाए। अभी हाल ही में कुछ हुआ था आपको अगर याद हो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कुछ नहीं हुआ है। वो B2 सब बॉम्बर्स बाद जो में गए थे, रिपोर्ट्स जो आई हैं वो उसके बाद ईरान ने क्या किया? चलिए वापस लौटेंगे इस पर। जनरल मेस्टान, क्या वाकई ट्रम्प कुछ करेंगे या ऐसे ही चल रहा है बस? देखिए, उनको रोज सुबह एक नया दुश्मन चाहिए यहाँ होता जितने है। भी लोग बैठे हैं ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा। हाँ। ट्रम्प को तो समझना ही बड़ा मुश्किल है नामुमकिन लेकिन है। हाँ, नामुमकिन है, लेकिन लगता है कि कुछ चिन्ह देख के वहाँ जो मूवमेंट हो रहा है मिलिट्री का, जॉर्डन में C-17 ग्लोब मास्टर्स काफी आ रहे हैं, कुछ हरकत हो रही है। कैसे होगा? पाकिस्तान के जरिए भी कुछ हो सकता है। आसिम मुनीर तो ट्रम्प का सबसे खास दोस्त है, और कल आपने देखा था पीस ऑफ जो गाजा पीस प्लान, उसमें वो बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ, ही वाज सिटिंग देयर। तो कहने का मतलब है कि ऑल अच्छा, वो फिलिस्तीनियों से आंखें कैसे मिलाएंगे शहबाज शरीफ? हैं जी, शहबाज शरीफ फिलिस्तीनियों से आंखें कैसे मिलाएंगे? वो तो उनका डबल स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान वो देश है, पाकिस्तान वो देश है, वो किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है बिल्कुल। पाकिस्तान, सही कहा। पाकिस्तान ने अंजना जी, वहां पर जौल हक साहब होते थे, ब्रिगेडियर, फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया था जॉर्डन के अंदर में, और आंख मिला के आए। पाकिस्तान की जो दोहरी रीति है, यदि आपके फोरम से उठेगी तभी पाकिस्तान आंख नहीं मिला पाएगा। और ये जो कह रहे हैं ना कि आसिम मुनीर साहब बैठे हैं कुछ कर लेंगे, आसिम मुनीर की हैसियत नहीं है कि ईरान के अंदर में IRGC के रहते हुए, कुड फोर्सेस के रहते हुए, बासित फोर्स के कि अंदर कुछ कर पाए। ठीक, Yeah, sure. I mean, yeah, definitely that. जो बात है ना, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि जाते जाते रुक जाता है, मुड़ जाता है। आई एक्चुअली डिसएग्री विद इट। वन, ट्रम्प आप देखो लगा रहता है। ग्रीनलैंड की आप बात देखिए, 6 साल पहले कही थी, लगा रहता है सर? नहीं, आप देखिए ग्रीनलैंड में भी ही इज नॉट चिकन आउट, इसने कुछ अचीव कर यूरोपियन लिया। यूनियन के टैरिफ 10% लगाया, वापस ले लिया। एक मिनट, एग्रीड अंजना जी, बट इसने 2 कदम तो आगे चला गया है ना, 2 कदम तो आगे चला गया है ना। ही इंटरेस्ट रेट्स में यस, आप कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? ईरान पे हमला करने की तरफ तैयारियां करता रहेगा। देखिए, एक मानिए दीवार है, उसमें आप हैमर मार रहे हो, 1 2 3 4 दीवार गिरेगी। तो एक एक जो ये एपिसोड हो रहा है, बिल्कुल नहीं गिरेगी। अगर एक एक एपिसोड जो हो रहा है 79 के इस बाद, रेजिम को 79 के अगले बाद 3-6 महीने 9 महीने में अनफॉर्चुनेट, देखिए अभी रुक जाएगा, माने हमला नहीं किया, पर बेस कंडीशंस जो इकोनॉमिक है वो सुधरेंगे नहीं। होप है नहीं कोई वहां पर लोगों को कि भाई ये रेजिम क्या चेंज कर अमेरिका के लेगी। जाने से होप आ जाएगा वहां? नहीं, अंजना That's जी, the अगर ये revolution दीवार they're wanting. गिरनी होती, ये तब revolution गिर वो चाह जाती रहे हैं। जब इसके ऊपर 8 साल की वॉर सद्दाम के जरिए थोपी गई। डेमोक्रेसी ये होनी वॉर चाहिए या नहीं ईरान में? डेमोक्रेसी है, वहाँ इलेक्शन होते हैं, हर 4 साल बाद नहीं, पर इलेक्शन होते हैं। एक मिनट, इलेक्शन इलेक्शन के ही जरिए आए हैं। केवल जो अप्रूव किए जाते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर अप्रूव करता है, केवल वही कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ सकते हैं। पॉलिटिकल जो पावर मैं उस दीवार की बात कर रहा हूँ जिसको कहने वो कमजोर हो रही है। रेवोल्यूशन की दीवार, विश्व में सबसे बड़ा फैन लगता है यहाँ की दीवार, रेवोल्यूशन की दीवार, रेवोल्यूशन की दीवार इतनी मजबूत है कि इन्होंने 12 दिन देख लिया, और 12वें दिन जब इन्होंने देखा कि हम मार खा रहे हैं, तो इन्होंने सरेंडर करते हुए अपने हाथ बड़े कर दिए थे कि हमें अब ईरान से नहीं टकराना। एक मिनट, माइक के बिना नहीं आवाज जाती है। 1 मिनट, मुझे पता है आपकी आवाज बहुत बुलंद है। इसमें 50 कंट्रीज हैं, 50 कंट्री हैं जहां प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पिछले 25 साल से ज्यादा डेमोक्रेसी के नाम पे घुमा फिरा के बैठे। सऊदी में क्या है? ईरान नहीं है, कतर में दुनिया में क्या है? बैठे लोग ऐसे, नहीं, और एक यही बात- चाइना में होगा थोड़े दिन में। एक बात रखना चाहता हूं, देखिए एक बात को समझने की चेष्टा कीजिए। आज के दिन में जो ईरान की कंडीशन है बहुत खराब है। ये पहली बार हुआ है, और सितंबर से हुआ है। सैंक्शन का ये हालत है, $1 14 लाख रियाल के बराबर है। $1 का सैंक्शन भी अमेरिका ने लगाए हुए हैं। अरे साहब, ऐसे थोड़ा तो करने दीजिए ना। हम आपने बात रख दिया। आज के दिन में कंडीशन जो सैंक्शन के ऊपर में है, ईरान के लोग चाहते हैं कि उनकी तेल अमेरिकन कंपनी निकाले। ये है, ये सच्चाई है। बिल्कुल नहीं चाहते। अमेरिका को उन्होंने 79 में भगाया, खदेड़ा। अगर वो अमेरिका को चाहते तो कभी की सत्ता पलट कर सकते थे। की बात नहीं है साहब। ईरान की अमेरिका कंडीशन मैं इस बात को नहीं मानता कि ईरान की जनता ये चाहे कि उनका तेल अमेरिका खरीदे। नहीं, देखिए, ईरान चाहता है कि उसका तेल हिंदुस्तान खरीदे। ईरान चाहता है उसका तेल दुनिया के दूसरे जो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं वो खरीदे। वो अमेरिका को अपनी रिसोर्सेज को नहीं बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ईरान और ट्रंप क्या करने वाले हैं बहुत मुश्किल है बताना। और ट्रंप, जैसा कि जनरल मेस्टान ने कहा, ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं,
नामुमकिन है। आप लोग सहमत है कि नहीं इस बात से? देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।